नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल सैनी, प्रवक्ता समाजशास्त्र कक्षा 11 समाजशास्त्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो है संस्कृति और समाजीकरण। तो हम संस्कृति का जो पहला भाग था कि संस्कृति क्या है और इसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम संस्कृति के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। आज का जो अध्याय है इसमें हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है संस्कृति के प्रमुख अंग या उपादान और दूसरा है संस्कृति से जुड़ी हुई प्रमुख अवधारणाएं। तो चलिए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संस्कृति के प्रमुख अंग या संस्कृति के प्रमुख उपादान। देखिए, जैसे मनुष्य का शरीर है, उसकी एक संरचना है, वो विभिन्न अवयवों से मिलकर बना है। उसी प्रकार से संस्कृति भी है, वो भी विभिन्न अंगों के साथ, विभिन्न तत्वों के साथ मिलकर बनी हुई है। तो ये प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ये प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारी संस्कृति का जो सबसे छोटा अंग है या जो सबसे छोटा तत्व है उसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व है वो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, ऐसी छोटी इकाई जिसको और ज्यादा विभक्त नहीं किया जा सकता या फिर जिसका और ज्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। देखिए, समाज के लिए परिवार और पदार्थ के लिए परमाणु, ये दोनों ऐसी अविभाज्य तत्व हैं जिनको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। वैसे ही संस्कृति का जो सांस्कृतिक तत्व है वो सबसे छोटी इकाई है, उसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। उदाहरण हमने बता ही दिया कि समाज के लिए परिवार और पदार्थ के लिए परमाणु। देखिए, अगर फिर भी हम इस सांस्कृतिक तत्व का विभाजन कर देते हैं तो ये सांस्कृतिक तत्व फिर एक तरीके से किसी काम का नहीं रहेगा अगर इसको और विभाजित कर दिया जाए। जैसे घड़ी है, अब घड़ी के पुर्जे जब तक एक साथ लगे हुए हैं तब तक तो वो उपयोगी है, लेकिन अगर उनके घड़ी के पुर्जों को अलग अलग कर दिया जाए तो फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे। वैसे ही सांस्कृतिक तत्व है, सांस्कृतिक तत्व को और अधिक विभक्त नहीं किया जा सकता। ये संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। चलिए दूसरी के ऊपर चर्चा करते हैं। सांस्कृतिक तत्व के बाद में संस्कृति का जो दूसरा भाग है, उपादान है, वो है संस्कृति संकुल। जब बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व या जब अनेक सांस्कृतिक तत्व परस्पर व्यवस्थित रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो संस्कृति संकुल का निर्माण होता है, या फिर इसे हम संस्कृति संकुल कहते हैं। कहने का तात्पर्य, जब अनेक सांस्कृतिक तत्व मिल जाते हैं तो वो मिलके संस्कृति संकुल का निर्माण करते हैं। जैसे क्रिकेट का खेल, फूलों का गुलदस्ता, या हमारी भाषा, या हमारी विवाह की पद्धतियां, इनमें अनेक सांस्कृतिक तत्वों का समावेश है। जैसे अनेक शब्द मिलकर भाषा का निर्माण करते हैं, अनेक अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज हैं वो मिलके विवाह नामक संस्था का निर्माण करते हैं। क्रिकेट है, उसमें अलग अलग उपकरण मिलके, अलग अलग चीजें मिलके क्रिकेट का निर्माण कर देती हैं। वैसे ही अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक जो तत्व हैं वो मिलके सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। चलिए अगले तत्व की बात करते हैं। संस्कृति का तीसरा अंग है संस्कृति प्रतिमान। सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल और सांस्कृतिक तीसरा है सांस्कृतिक प्रतिमान। जब संस्कृति संकुल जब एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं, जब अनेक संस्कृति संकुल एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? वो संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करते हैं। और इसके बारे में समाजशास्त्री रुथ बेनेडिक्ट ने अपनी एक पुस्तक थी उनकी, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा था कि जब विभिन्न संस्कृति संकुल एक साथ व्यवस्थित ढंग से जुड़ जाते हैं तो वो संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करते हैं, और जब विभिन्न संस्कृति प्रतिमान एक साथ व्यवस्थित ढंग से जुड़ जाते हैं तो वो संस्कृति का निर्माण करते हैं। देखिए,
तीन भागों की हमने बात की, तीन अंगों की बात की। सांस्कृतिक तत्व सबसे छोटी इकाई। जब सांस्कृतिक तत्व एक साथ मिल जाते हैं व्यवस्थित ढंग से तो वो सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। जब सभी सांस्कृतिक संकुल व्यवस्थित ढंग से, विशिष्ट ढंग से जुड़ जाते हैं तो सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करते हैं। और जब ये सांस्कृतिक प्रतिमान भी व्यवस्थित ढंग से जुड़ जाते हैं तो इनसे एक संपूर्ण संस्कृति का निर्माण होता है। तो संस्कृति के ये प्रमुख अंग जिनकी हमने चर्चा की, संस्कृति के प्रमुख भाग थे। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं जो संस्कृति से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं कि संस्कृति से जुड़ी हुई प्रमुख अवधारणाएं क्या क्या हैं। चलिए एक चर्चा करते हैं। एक शब्द आता है संस्कृति क्षेत्र। संस्कृति से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, इसमें प्रमुख है, पहला है सांस्कृतिक क्षेत्र। देखिए हर संस्कृति का अपने एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसके अंदर वो स्थापित होती है, जिसके अंदर वो विकसित होती है, जहां लोग उसको फॉलो करते हैं। तो कोई भी संस्कृति जिस भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित होती है, जहां वो अधिक लोगों द्वारा अपनाई जाती है, या एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में जहां उसका प्रसार होता है, वह भौगोलिक क्षेत्र उसका संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। जैसे भारत की संस्कृति या हिंदू संस्कृति, ठीक है, या फिर जापान की संस्कृति। अब जापान में फैली हुई है, भारत की संस्कृति भारत में फैली हुई है जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं। या फिर चाइना की संस्कृति है तो चीन की संस्कृति है। तो वो अपने एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है या उस विशेष क्षेत्र में ही फैली हुई है, इसको हम संस्कृति क्षेत्र कहते हैं। देखिए सर्वप्रथम जो संस्कृति क्षेत्र है इसकी अवधारणा एक विद्वान थे, समाजशास्त्री थे, विस्लर। सबसे पहले विस्लर ने अमेरिकन इंडियन जो संस्कृतियां उनका जब अध्ययन किया तो उस अध्ययन के दौरान उन्होंने संस्कृति क्षेत्र नामक अवधारणा दी थी कि हर संस्कृति का अपना एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसमें उसका प्रचार प्रसार होता है। चलिए संस्कृति से जुड़ी हुई अगली अवधारणा पढ़ते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सापेक्षवाद मतलब एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे की तुलना में। देखिए 19वीं शताब्दी में जो मानवशास्त्री थे वे किसी भी संस्कृति को दूसरी संस्कृति के संदर्भ में ही समझने का या विश्लेषित करने का प्रयास करते थे। अगर हमें एक संस्कृति की विशेषताओं को समझना है तो वो उस समय क्या था 19वीं शताब्दी में कि हम दूसरी संस्कृति से उसकी तुलना करते थे, जो कि एक बड़ा ही पक्षपातपूर्ण रवैया था। क्योंकि अगर किसी भी संस्कृति का अध्ययन करना है तो हमें पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता, हम तटस्थ रह के अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए वर्तमान समय में समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि किसी भी संस्कृति को उस संस्कृति के लोगों के संदर्भ में ही समझा जाए, या अगर किसी भी संस्कृति का विश्लेषण करना है तो उस संस्कृति के जो लोग हैं उनकी क्या सोच है, उन लोगों की क्या उसके प्रति विचारधारा है, उसके आधार पे ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाना चाहिए, ना कि उसकी दूसरी संस्कृति के साथ तुलना करनी चाहिए। इसे ही सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। इस सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत दो संस्कृतियों की तुलना नहीं की जाती। चलिए अब हम संस्कृति से जुड़ी हुई जो तीसरी अवधारणा है, नरजाति केंद्रवाद। देखिए संस्कृति से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है ये नरजाति केंद्रवाद, जो कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद के विपरीत अवधारणा है। ये जो है प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समाज में यह अवधारणा पाई जाती है। व्यक्ति के मन में यह धारणा कि उसकी संस्कृति तो उच्च है, उसकी संस्कृति उत्कृष्ट है, उसकी संस्कृति अच्छी है, जबकि दूसरी संस्कृति है वो हीन है या दूसरी संस्कृति वो निम्न स्तरीय है। ये जो भावना है यही भावना नरजाति केंद्रवाद कहलाती है। ये वसुधैव कुटुंबकम या विश्व नागरिकता की जो अवधारणा है उसके विपरीत एक अवधारणा है, जिसमें अपनी संस्कृति को महत्व दिया जाता है, दूसरी संस्कृति को महत्व नहीं दिया जाता। देखिए सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग है वो समाजशास्त्र में विलियम ग्राम समनर ने एक्सिमो प्रजाति के संदर्भ में किया था। एक्सिमो प्रजाति जो कि ध्रुवों के ऊपर रहती है, वो अपने आप को दुनिया की जो मानव की जो मूल सभ्यता है या जो मानव की जो मूल प्रजाति है वो अपने आप को मूल प्रजाति मानती है तथा अन्य को वो उसके बाद में आई हुई प्रजाति मानती है।
तो एक्सिमो प्रजाति में जो नरजाति केंद्रवाद की भावना थी, इसी को फिर समनर ने आगे बढ़ाया। या हम देख सकते हैं हिटलर में ये भावना थी कि जर्मनी की जो संस्कृति थी उसको वो महत्व देता था, बाकी यहूदियों की संस्कृति को उसने महत्व नहीं दिया और बड़ी मारकाट मचाई उसने जर्मनी में इस बात के लिए। या फिर उपनिवेश काल में हम अंग्रेजों के साथ देख सकते हैं कि अंग्रेज वो अपने आप को सभ्य मानते थे और अपनी संस्कृति को ही उच्च मानते थे, और उन्होंने भारत की संस्कृति को निम्न माना या हीन माना। तो ये भी नरजाति केंद्रवाद का ही एक उदाहरण था। चलिए अगले सिद्धांत की चर्चा करते हैं, अगले अवधारणा की चर्चा करते हैं, वो है गैर नरजाति केंद्रवाद। नरजाति केंद्रवाद की विपरीत अवधारणा है गैर नरजाति केंद्रवाद। इसमें क्या होता है, इस अवधारणा में व्यक्ति अपनी संस्कृति को हीन समझता है तथा दूसरी संस्कृति को वो उच्च समझता है, उसको वो उत्कृष्ट समझता है। जैसे भारत में अभी हम देख सकते हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजी को अधिक महत्व देते हैं, वो हिंदी को या भारतीय संस्कृति या सनातन जो धर्म कर्मकांड है उनके प्रति हीन भावना रखते हैं, वो अंग्रेजी बोलने को अधिक महत्व देते हैं। मैकाले की जो शिक्षा नीति थी 1835 की, उसी का आज ये परिणाम है कि हम खून से तो या वंश से तो क्या है, भारतीय हैं, लेकिन हम अभी भी मन से और क्या हैं या विचारों से क्या है, अंग्रेज हैं या पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते हैं। तो ये जो हीनता का भाव है अपनी संस्कृति के प्रति, वही गैर नरजाति केंद्रवाद कहलाता है। चलिए अगले सिद्धांत की चर्चा करते हैं, वो है सांस्कृतिक सार्वभौमिक तत्व। देखिए हर संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दुनिया के सभी समाजों में प्रत्येक संस्कृति में पाए जाते हैं। सार्वभौमिक मतलब सारी भूमि पर, तो इस भूमि पर जहां कहीं भी संस्कृति पाई जाएगी उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो सदैव पाए ही जाएंगे। जैसे भाषा, परिवार, विवाह, धार्मिक संस्कार, संपत्ति का अधिकार। भाषा किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाइनीज भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, लेकिन हर संस्कृति में भाषा पाई जाएगी। धार्मिक संस्कार या फिर विवाह करने के तरीके, विवाह करने का तरीका हिंदू समाज में कुछ अलग, हिंदू संस्कृति में अलग हो सकता है, पश्चिमी संस्कृति में कुछ अलग हो सकता है, जो चीन की संस्कृति उसमें अलग हो सकता है, जापान की संस्कृति में अलग हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पाए ही जाएंगे। इन्हें हम सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। चलिए अगली चर्चा करते हैं, अगले उदाहरण की चर्चा करते हैं, उप संस्कृति। देखिए कोई भी एक जो बड़ी संस्कृति होती है, वृहद संस्कृति होती है, उसके नीचे फिर कुछ छोटी छोटी संस्कृतियां विकसित हो चुकी होती हैं या विकसित हो जाती हैं, उन्हें हम पूरक संस्कृतियां या फिर उप संस्कृतियां कहते हैं। जैसे भारत है, उसकी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति या भारत की जो मुख्य संस्कृति है वो तो है ही, अब उसके नीचे बंगाली संस्कृति, पंजाबी संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति, गुजराती संस्कृति, ये उप संस्कृतियां या पूरक संस्कृतियां उत्पन्न हो गई हैं, विकसित हो गई हैं। चलिए अगली अवधारणा की चर्चा करते हैं, वो है पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण, एक संस्कृति के द्वारा दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाना, चाहे वो अपनी इच्छा से हो चाहे वो दबाव से हो, लेकिन एक संस्कृति के द्वारा दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाना वो कहलाता है पर संस्कृति ग्रहण। उदाहरण इसका अगर हम देखें तो भारत की जो संस्कृति है उसने पश्चिमी संस्कृति के तत्वों को ग्रहण कर लिया है। उपनिवेशी काल के दौरान या जो हमारी शिक्षा, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, उसका यह प्रभाव हुआ कि हमने पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति को अपना लिया है। एम एन श्रीनिवासन ने इसको पश्चिमीकरण की अवधारणा भी कहा था। ये पर संस्कृति ग्रहण और पश्चिमीकरण से जुड़ी हुई आपस की अवधारणाएं हैं। चलिए अगली अवधारणा की चर्चा करते हैं, वो है लघु परंपरा और वृहद परंपरा। लघु यानी छोटी परंपरा, वृहद यानी बड़ी या महान परंपरा। देखिए एक विद्वान हुए हैं रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, कृषक समाज और संस्कृति। इस पुस्तक में उन्होंने लघु परंपरा और वृहद परंपरा का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा ऐसी परंपराएं जो मौखिक हैं, जो ग्रामीण स्तर के ऊपर पाई जाती हैं या जो किसानों के अंदर पाई जाती हैं, उन जो लिखित में नहीं है, ऐसी संस्कृति को उन्होंने लघु परंपराएं कहा। और रेडफील्ड ने कहा कि ऐसी परंपराएं जो लिखित में है, जो शिक्षित वर्ग के द्वारा या अभिजात वर्ग के द्वारा
अपनाई जाती हैं और व्यापक स्तर पे उसका प्रचार प्रसार होता है, ऐसी परंपराओं को वृहद परंपरा या महान परंपरा कहा जाता है। इसका उदाहरण माने तो जैसे हमारे त्योहार मनाने के तरीके हैं, हमारे पूजा करने की पद्धतियां हैं, ये सब त्योहार मनाने के तरीके, पूजा करने की पद्धतियां हजारों साल से चली आ रही हैं। हमारी किताबों में, रामायण में, महाभारत में या फिर हमारे जो दूसरे धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें इनका उल्लेख भी मिलता है कि किस प्रकार से किस पूजा पद्धति को करना चाहिए, किस प्रकार से किस त्योहार को मनाना चाहिए। तो ये हमारी वृहद या महान परंपराएं। चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।